हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम अब तक जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उसमें सबसे पहले था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमने देखा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। उसमें हमने 6 फैक्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ा बेटा। फिर उसके बाद हमने लॉ ऑफ मास एक्शन विच वाज गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वागे, उन दोनों ने जो लॉ दिया था उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में स्टडी की थी और हमने चेक किया था कि हम किस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं इफ वी नो द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट्स आती हैं तो हम उसकी हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का, दैट विल बी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब देखो हुआ क्या, अब तक जो हम पढ़ रहे थे बेटा सारा, उसमें हमने पढ़ा कि एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। तो उसमें हम टुकड़ों में बात कर रहे थे, तो सबने सोचा कि ऐसा क्यों ना हो कि कलेक्टिवली एक ही एक्सप्रेशन आ जाए जिसकी हेल्प से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सके और एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लें, टाइम कैलकुलेट कर लें, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लें। तो इसके लिए सोचा गया और फिर ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन दिए गए। हमारे सिलेबस में 2 इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, पहला है जीरो ऑर्डर एंड सेकंड वन इज फर्स्ट ऑर्डर। तो हम दोनों के डेरिवेशन भी करेंगे और वेरियस ग्राफ्स भी चेक करेंगे ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ दीज 2 इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। चलो बेटा, फिर हम क्या करते हैं, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर विद इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? देखो बेटा, सबसे पहले जो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला केस है जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, विल डिस्कस अबाउट दिस। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, अगर आप वैसे चेक करो तो हम ये कहते हैं बेटा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इट इज दैट रिएक्शन whose rate does not depends on concentration of reactant। ये वो इक्वेशन होती है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड ना करे। क्लियर बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है जिसमें ये केस आता है। अब हम क्या करते हैं, देखो बेटा, इसके लिए कोई इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। हमने एक रिएक्शन ले ली, ए विल गिव यू प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट पी डन। अब इसके लिए जो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे और डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे, वो किस तरीके से लिखेंगे, देखो बेटा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के, स्मॉल के होता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 0। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो वी विल गेट माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। बेटा ये किसके इक्वल है, रेट के। क्लियर है। अब हम
इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करेंगे। नाउ वी विल कंसीडर ओनली दीज टू टर्म्स, क्योंकि दोनों इक्वल तो है ही है। अब इनको लेके बात करेंगे। देखो बेटा, मैं लिखता हूं इसको माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। पहला स्टेप होता है इसमें सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल्स। याद रख लो बेटा स्टेप, क्योंकि ये नेक्स्ट जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे उसमें भी ये स्टेप रिपीट होंगे बेटा। क्लियर है? तो सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल्स करेंगे तो देखो क्या आएगा इसमें, वी विल गेट माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। ये आ गया। डन। अब क्या करो, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो बेटा। जब इंटीग्रेट करोगे आप इसको, माइनस डी ए के डी टी, दिस के इज कांस्टेंट। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होती है, तो जब इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन को, तो यू विल गेट माइनस ए, कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, हियर के इज कांस्टेंट तो के बाहर आ गया, dt का करोगे तो क्या आ जाएगा, t प्लस कैपिटल आई। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटा पहले। अब जो कैपिटल आई है यहां पे, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। व्हाट वी कॉल इट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं बेटा। क्लियर है? अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है ताकि हम इस इक्वेशन को कंप्लीट कर सकें। तो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आती है बेटा, वो हमेशा याद रखना, हम कैलकुलेट करेंगे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। तो हम क्या कंसिडर करते हैं यहां पे, देखो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये जो a कंसेंट्रेशन है दैट विल बी इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट, दैट इज a नॉट। ये कंडीशन हमारे पास आती है। अगर आप t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, देन यू हैव टू कीप दिस वैल्यू ओवर दिस वैल्यू। कंसेंट्रेशन ऑफ a की जगह आपको कंसेंट्रेशन ऑफ a नॉट रखना होगा। तो अब हम इस वैल्यू को यूज करते हैं। देखो, when we use this value, what we get, minus a naught is equal to k into 0 plus I। यहां से हमें क्या मिल गया बेटा, a naught is equal to minus a naught is equal to I। I की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। Now we can use this value of I in this equation। देखो कर सकते हैं ना इस इक्वेशन में यूज I की वैल्यू, तो क्या आएगी आपके पास, माइनस ए के टी माइनस ए नॉट, दिस इज द इक्वेशन। इसको अभी रीअरेंज करेंगे, लेकिन ये इक्वेशन बनी है हमारे पास बेटा। इस तरीके से इक्वेशन बन जाती है। देखो डन। अब देखो इसी इक्वेशन में हम और बात करते हैं बेटा। यहां पे ये माइनस ए नॉट है, दिस इज चेंज इन कंसेंट्रेशन। यहां पे भी माइनस है बेटा, और यहां पे भी हमने माइनस का साइन लगाया। अगर हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या माइनस कॉमन ले लोगे तब भी क्या होगा बेटा। इस केस में देखो, यू विल गेट मल्टीप्लाई बाय, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा, मल्टीप्लाइंग बाय -1। जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट इक्वेशन a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस a नॉट, आपको a नॉट मिल जाएगी। एंड दिस इज द मेन इक्वेशन जो आपको क्रैम करनी है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन आती है बेटा हमारे पास। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिस इज द मेन इक्वेशन। ओके,
अब देखो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर दिस इक्वेशन विद इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको आपने इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। एंड व्हेन यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद इंटरसेप्ट फॉर्म, तो देखो क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसका मतलब देखो क्या होता है यहां पे, इफ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ, तो y एक्सिस की हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A, एंड x एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे, टाइम t, एंड इंटरसेप्ट क्या बेटा यहां पे, c क्या है हमारे पास, दैट इज कंसंट्रेशन A नॉट, एंड m क्या है हमारे पास, दैट इज माइनस k, एंड दिस इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये स्लोप होगा उस ग्राफ का जो हम प्लॉट करेंगे। तो याद रखना, स्लोप ऑफ द ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर एक्शन जो हम शो करेंगे बेटा, वो क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस k। याद रखना होता है बेटा, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसी के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं थोड़ा रब कर रहा हूं इसको, अब एक बार नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं रब करता हूं। चलो देखो बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो ऑर्डर एक्शन, तो उसको रब नहीं कर रहे हैं, बाकी सब जो एक्सप्रेशन लिखा था उसको रब करते हैं। देखो बेटा, ये इक्वेशन अभी छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि इसका मुझे अभी यूज करना है, ठीक है। तो ये आ गया केस। अब देखो बात करते हैं हम लोग आगे। देखो बेटा, अब मैं क्या करता है, ग्राफ प्लॉट करना है हमें इसके लिए। अब जब ग्राफ प्लॉट करेंगे यहां पे, तो पहला ग्राफ आता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ आता है बेटा, क्लियर है। एंड द ग्राफ विल बी लाइक दिस। स्लोप क्या होगा इसका, दैट इज माइनस के, ये स्लोप आ गया। एंड इंटरसेप्ट क्या आएगा इसका, देखो यहां से लेके ये पूरा का पूरा इंटरसेप्ट है, एंड दैट इज ए नॉट, इंटरसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ बेटा। इस ग्राफ का ये इंटरसेप्ट आ गया, जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बेटा। तो ये आपको ग्राफ याद रखने हैं, क्योंकि कई बार आपको ग्राफ दिया होता है एंड डायरेक्टली पूछते हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन आपको गिवन दे रखी है। तो उस बात का भी ध्यान रखना बेटा आपको कि इफ द ग्राफ इज गिवन देन हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैसे चेक करना है, नॉट कैलकुलेट, हाउ टू चेक द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको इसके लिए ग्राफ जो है मेमोराइज होने चाहिए पूरे के पूरे, देन यू कैन इजीली चेक द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ्स बेटा। ये ग्राफ्स की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। डन। अब देखो बेटा, इसी में हम फर्दर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फर्दर मॉडिफिकेशन किस तरीके से की जाएगी, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, दिस एक्सप्रेशन को मैं अगर और इलेबोरेट करूं तो क्या करूंगा, देखो बेटा, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। नाउ मैं इसको इधर भेज रहा हूं और इसको इधर भेज रहा हूं, ये इधर आएगा और ये इधर चली जाएगी, देन आई विल गेट के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए,
एंड t इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय के बेटा, रेट कांस्टेंट। तो दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन फॉर दिस जीरो ऑर्डर एक्शन। ये भी एक जीरो ऑर्डर एक्शन के लिए एक्सप्रेशन है। डायरेक्टली आफ्टर टाइम दिस A is the concentration after time t and this A naught is the concentration at time t is equal to 0 and K is the rate constant। K क्या बेटा यहाँ पे rate constant है। तो ये भी एक्सप्रेशन है इसी का। आप ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ, आपको ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ, बात एक ही है। अब देखो बेटा एक और बात हम करते हैं इसके बारे में, रेट एक्सप्रेशन के बारे में। हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन कंसीडर की थी, A will give you product। ए क्या दे रहा है? प्रोडक्ट पी। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज स्मॉल ए एंड द प्रोडक्ट इज 0, आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए माइनस एक्स एंड द प्रोडक्ट इज एक्स बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की क्या आएगी बेटा? एक्स एंड ए की क्या आएगी? ए माइनस एक्स बेटा। अब देखो we can use these value over there। हम क्या कर सकते हैं? ये वाली वैल्यूज यहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं पुट करता हूं, देखो T इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना बेटा केस, T इज इक्वल टू ए नॉट कंसेंट्रेशन, ये है इनिशियल कंसेंट्रेशन। हमने क्या एज्यूम किया? इनिशियल कंसेंट्रेशन दैट इज ए माइनस ए क्या है बेटा? आफ्टर टाइम T कंसेंट्रेशन है। एक टाइम टी के बाद कंसेंट्रेशन कितनी है? ए की इतनी है बेटा। तो क्या आ गए? ए माइनस एक्स अपॉन के। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ गया? ए माइनस ए प्लस एक्स अपॉन के। ए से ए कैंसिल हो गया, यू विल गेट टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन के बेटा। टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? एक्स अपॉन के आ गया। यहां पे अगर जो हम चेक कर रहे हैं बेटा, उससे हमें क्या मिल रहा है कि t इज इक्वल टू एक्स अपॉन के हमें इस केस के अंदर मिल गया। यहां से हमें पता चल रहा है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्शन, फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वी कैन कंक्लूड दैट टाइम is directly proportional to the change in concentration of reactant। जो टाइम है बेटा that is directly proportional to the change in concentration of the reactant। x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और x क्या है? कितनी कंसेंट्रेशन चेंज हुई a की आफ्टर टाइम t, और जितनी चेंज होगी उतनी प्रोडक्ट की क्या होगी बेटा? कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। वही बता रहा हूं मैं आपको। अब वही कह रहा हूं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x अपॉन k। अब इसके लिए ये भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अब अगर इसके लिए ग्राफ आ जाए तो देखो कुछ ग्राफ इस तरीके से आएगा, x versus t, then you will get graph like this। it is directly proportional। ये क्या होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, x और t के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करोगे, when you plot the graph between x and t बेटा, x and t के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये आ जाएगा केस। और यहां पे स्लोप क्या आया था बेटा? दैट वाज नेगेटिव के, and here slope will be k बेटा। स्लोप क्या आएगा? k आ जाएगा, पॉजिटिव k। तो ये याद रखना है कि आपको ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि आप ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हो। यहां पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, हियर चेंज इन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन और टाइम का रिलेशन जो है जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
और इसका तो आपको रिलेशन पता ही है बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म की हेल्प से हमने ग्राफ प्लॉट किया है। तो ये देखो जीरो ऑर्डर के लिए मैंने आपको 2-3 एक्सप्रेशन बताए बेटा, एक पहला एक्सप्रेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन, एंड दिस इज द थर्ड एक्सप्रेशन। अब देखो जीरो ऑर्डर के लिए बेटा हम एक और बात करते हैं, एंड दैट इज नोन एज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है उसकी बात करते हैं। देखो बेटा, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर एक्शन, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर एक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगी बेटा, हम उसकी बात करते हैं। अब देखो हाफ लाइफ होती क्या है, ठीक है, पहले बताएंगे हाफ लाइफ है क्या बेटा। तो हाफ लाइफ होती है द टाइम टेकन बाय reactant to reduce its initial concentration up to half of its initial कंसंट्रेशन वैल्यू, कि कोई भी रिएक्शन कितना टाइम लेती है कि इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी आधी हो जाए, तो हम उसको बोल देते हैं दैट इज द टी हाफ फॉर द रिएक्शन। व्हाट वी कॉल टी हाफ फॉर द रिएक्शन, हम उसको टी हाफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो बेटा टी हाफ के केस में यहां शो करेंगे तो क्या आएगा, टी की जगह हम टी हाफ पुट कर देंगे, और ए क्या है आफ्टर टाइम टी, ये जो कंसंट्रेशन ए है बेटा जो आपको समझाई मैंने अभी, दिस इज आफ्टर टाइम टी है। और अगर हमें टी हाफ लिखना है तो यहां पे क्या आएगा, इस इनिशियल का हाफ। तो क्या लिखता हूं देखो बेटा यहां पे टी इज इक्वल टू टी हाफ आएगा। अगर टाइम टी जो है टी हाफ के इक्वल है तो जो ए कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2, वो क्या हो चुकी होगी बेटा, ए नॉट इनिशियल का हाफ वैल्यू तक पहुंच चुकी होगी। इफ वी पुट दिस वैल्यू देन वी विल गेट टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 अपॉन के बेटा। तो ये आ गया टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। ये आपके पास इक्वेशन बन गई टी हाफ। दिस इज द इक्वेशन फॉर टी हाफ बेटा, ये टी हाफ की रिएक्शन आ गई। इक्वेशन मतलब एक्सप्रेशन आ गया है कि टी हाफ का क्या होगा बेटा यहां पे, ठीक है। अब टी हाफ हमें क्या शो कर रहा है, देखो टी हाफ से पता चल रहा है हमें टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to initial concentration। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर टी हाफ चेंज होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल आल्सो चेंज। तो अब उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो देखो बेटा चेक करो, you want to plot the graph according to that, तो क्या आएगा ग्राफ यहां पे, तो जो ग्राफ होगा that will be like this।
ये क्या बेटा, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, तो इट विल बी लाइक दिस विल बी द ग्राफ कि जितनी टी हाफ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है बेटा, हमने क्या किया, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ प्लॉट किया है, तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगी। तो ये ग्राफ भी किसके लिए है बेटा, टी हाफ और जीरो ऑर्डर एक्शन के लिए है। तो ये आपको ग्राफ जो है सारे के सारे याद रखने बेटा। देखो एक और ग्राफ है इसका, देयर इज वन मोर ग्राफ ऑफ दिस रिएक्शन, ये थर्ड ग्राफ कराया मैंने, एंड द फोर्थ ग्राफ होता है बेटा इसका रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। व्हेन वी प्लॉट किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, अभी हम जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं बेटा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अब देखो जीरो ऑर्डर के लिए केस के अंदर हम क्या कहते हैं, यहां पे आपको पता है R इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर जीरो। अब इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ प्लॉट करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, दैट विल बी अ लाइन पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। क्योंकि जो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर एक्शन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। याद रखना बेटा, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर एक्शन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, वो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप ये लिख भी सकते हो यहां पे कि रेट जो है, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, वो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये चारों के चारों ग्राफ आपको पता होने चाहिए, और पता होने से पहले सबसे बड़ी जो बात है बेटा आपको जो पता होनी चाहिए यहां पे कि ये चारों के चारों ग्राफ जो है बेटा वो जीरो ऑर्डर एक्शन के लिए है, और किसके बीच में ग्राफ बन रहे हैं इस बात का आपको आइडिया भली भांति होना चाहिए। क्लियर, देन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये किस चीज का ग्राफ है और किसके बीच में बन रहा है। अब देखो बेटा कुछ जीरो ऑर्डर एक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर एक्शन की बात करें कुछ, तो हम क्या कहेंगे, सुनो ध्यान से। देखो इफ टॉक अबाउट द जीरो ऑर्डर एक्शन, एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स, इफ टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर एक्शन, तो पहला देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस आपको बताई थी बेटा। देखो H2 plus Cl2 in the presence of HNO will give you HCl, ये जीरो ऑर्डर एक्शन होती है बेटा। B हेट्रोजीनस कैटालिसिस, हेट्रोजीनस कैटालिसिस जो होती है बेटा वो भी क्या होती है, जीरो ऑर्डर एक्शन। डन, वो कैसे देखो, हमने बताया था बेटा 2NH3 in the presence of platinum 1130 Kelvin temperature will give you N2 plus 3H2, ये केस शो किया था। और यहां पे हमने शो किया था कि ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है बेटा, ये गैस फेज में है, दिस इज आल्सो इन गैस, दिस इज आल्सो इन गैस। क्लियर है, तो यहां पे जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज में, तो अगर फिजिकल स्टेट ऑफ द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट इज डिफरेंट तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये सॉलिड स्टेट में। ठीक है बेटा, अब देखो इसके लिए मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको बताया था, दैट इज R इज इक्वल टू K1 NH3 अपॉन प्लस 1 प्लस K2
एंड NH3 बेटा। देखो ये केस आया था, और यहां पे मैंने आपको क्या कहा था, एट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 this reaction follows zero order reaction। ये जीरो ऑर्डर फॉलो करती है। एट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 दिस रिएक्शन फॉलोज जीरो ऑर्डर बेटा। देखो हाई कंसेंट्रेशन होगी NH3 की तो क्या होगा, ये हाई कंसेंट्रेशन है, ये भी हाई कंसेंट्रेशन है, ठीक है। तो इस हाई कंसेंट्रेशन के कंपैरिजन में हम इस वन को नेग्लेक्ट कर देंगे, और जब वन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू NH3 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट K1 अपॉन K2। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो K1 अपॉन K2, मतलब एक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। और वैसे भी देखो बेटा, अगर जो प्लेटिनम की सरफेस है, अगर NH3 की कंसेंट्रेशन, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 इज वेरी वेरी हाई, लेट इट बी, तो जो प्लेटिनम की सरफेस है वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। और जब कवर होगी बेटा तो क्या होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन टर्म, क्योंकि सरफेस पे कोई जगह ही नहीं बची है एड्सॉर्ब होने के लिए। एंड व्हेन देयर इज नो प्लेस फॉर द एड्सॉर्प्शन, तो व्हाट विल हैपन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन टर्म। तो हाई कंसेंट्रेशन पे ये जीरो ऑर्डर होती है। लिख लो बेटा दूसरा पॉइंट इसमें, फर्स्ट है ये, सेकेंड एट लो कंसेंट्रेशन इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर, और लो कंसेंट्रेशन पे ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है। क्लियर है केस? तो ये याद रखना है दोनों के दोनों केस, जो भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं जीरो ऑर्डर एक्शंस के केस के अंदर। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं, फाइनल एक्सप्रेशंस हैं और एग्जांपल्स हैं बेटा, किस तरीके से आप एग्जांपल देते हो और क्या देते हो उसमें, ठीक है। चलो नोट करो, फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, फर्स्ट ऑर्डर एक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन चेक करेंगे। पहले नोट करो।